नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज चीन की जरूर होगी, छात्रों की भी होगी और दिखाएंगे आपको देश का हाल क्या है बाढ़ के मद्देनजर भी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सामान्य तौर पर राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति होते हैं तब उस वक्त वो सरकार की बात ही कहते हैं, लिखा हुआ ही पढ़ते हैं। आज बतौर राष्ट्रपति आखिरी भाषण और उसमें उन्होंने मन की बात कही। उम्र बढ़े तो उपदेश देने की प्रवृत्ति आ ही जाती है, लेकिन प्रणवदा में ये नहीं रही। जिक्र कर रहे थे और भी कई चीजों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन दस्तक में बात आज हमने शुरुआत की है चीन की होगी। तो युद्ध या शांति के बीच एक ऐसी यात्रा होने जा रही है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। लग ऐसा रहा है कि अगर वो यात्रा से लौटे उसके बाद युद्ध तो फिर मुश्किल, उसके बाद शांति तो बेहतरीन स्थिति। क्या ऐसी होगी ये पूरी यात्रा? पहली रिपोर्ट इसी पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 3 बरस पहले चीनी प्रीमियर के भारत आने पर स्वागत की तैयारी करने बीजिंग पहुंचे थे और पिछले बरस सीमा पर शांति हमेशा कैसे बरकरार रहे, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए बीजिंग पहुंचे थे। और 3 दिन बाद युद्ध ना हो, एक आखिरी प्रयास करने अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचेंगे। तो 3 बरस में तीसरी बार डोभाल चीन में होंगे जरूर, लेकिन इन 3 बरस में शांति और युद्ध की लकीर कैसे कब महीन होती चली गई, शायद इसे समझने परखने और कूटनीतिक तरीके से युद्ध की आशंका में समाये हालात को टालने की चुनौती लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन पहुंचेंगे। तो क्या डोभाल की बीजिंग यात्रा ही आखिरी रास्ता है, या फिर डोभाल की यात्रा तक ही चीन युद्ध की आशंका को जगाए हुए है? ये दोनों सवाल हैं, लेकिन डोभाल की यात्रा ब्रिक्स देशों के तमाम सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक के मद्देनजर हो रही है। यानी चीन के एनएसए के साथ कोई अलग से द्विपक्षीय बैठक या बातचीत एजेंडे में नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में ब्रिक्स ही नहीं बल्कि समूची दुनिया की नजर आमने सामने खड़े चीन भारत की सेना पर टिकी हुई है। और हर कोई ये मान रहा है अगर युद्ध हुए तो दोनों देशों के आर्थिक विकास की बुनियाद पर असर पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में एक बड़ा युद्ध हुआ तो चीन भारत की दुश्मनी सदियों की हो जाएगी। जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, विदेशी निवेश सब कुछ डगमगा जाएगा। यानी चाहे अनचाहे पहले से तय डोभाल की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब डोभाल की यात्रा के इर्द गिर्द ही चीन के साथ युद्ध होगा या नहीं, हर की नजर इसी पर है। और जब चीन बार बार 1962 के युद्ध का जिक्र कर भारत को चेताना चाह रहा है और भारत भी खुले तौर पर 1962 के दौर को 2017 में बिल्कुल अलग मानकर और अलग बताकर चीन को चुनौती भी दे रहा है, तो सवाल 2 है। पहला, क्या डोभाल की यात्रा नेहरू के दौर के वीके कृष्ण मेनन वाली लकीर को खींच रही है, या फिर डोभाल की यात्रा 2017 के ताकतवर भारत के संदर्भ में मानी जा रही है? क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटें तो आजादी के बाद भारत ने लहासा में अपने प्रतिनिधि ब्रितानी आईसीएस अफसर ह्यूज रिचर्डसन को चुना, जो 1950 तक भारतीय मिशन के इंचार्ज रहे। और 15 जून 1949 को रिचर्डसन ने बाकायदा सुझाव दिया कि भारत असाधारण परिस्थितियों में चुम्बा घाटी से लेकर फरी तक कब्जा करने के विचार कर सकता है। यानी जिस जगह चीनी फौज भारतीय सेना के सामने आ खड़ी हुई है, उसी इलाके पर कब्जे का जिक्र नेहरू सरकार से रिचर्डसन ने 1949 में किया था। लेकिन तब नेहरू सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया और महज 16 महीने बाद चीनी फौज पूर्वी तिब्बत में घुस आई। लेकिन मौजूदा वक्त में जब चीन भूटान की जमीन का जिक्र कर भारतीय सेना पर हटने का दबाव बना रही है, तो भारतीय सेना भूटान को चीन के लिए दूसरा तिब्बत बनने देने से रोकने को भी तैयार है। और सवाल यही है, क्या डोभाल की यात्रा चीनी फौजों को डोकलाम से पीछे ढकेल देगी, या फिर चीन जिस तरह पहले जमीन पर कब्जा कर फिर बातचीत की थ्योरी को अपनाता रहा है, उसी रास्ते चीन चल निकलेगा? डोभाल की यह यात्रा खासी महत्वपूर्ण कई मायनों में है। देश में सत्ता बदली, प्रधानमंत्री मोदी आए, डोभाल गए, स्वागत की तैयारी के मद्देनजर गए थे और उसके बाद याद कीजिए तो चीनी प्रीमियर गुजरात में भी गए, झूला भी झूले। 2016 में गए तो था बॉर्डर डिस्प्यूट अब खत्म हो रहना चाहिए और बाकायदा इसके लिए कई डॉक्ट्रिन दिया गया। लेकिन अब मौजूदा वक्त के हालात, तो क्या यह माना जाए कि अतीत के पन्नों तले भारत ने चीन को लेकर जो भी नीति अपनाई, मौजूदा वक्त में अगर वो नीति ना अपनाई गई होती तो फिलहाल ऐसी स्थिति ना आती? चलिए इस संदर्भ को भी पलट लेते हैं। अगर 1949 में लहासा में नियुक्त ह्यूज रिचर्डसन के सुझाव को अमल में लाते हुए भारत भूटान और सिक्किम के बीच के इलाके चुम्बा घाटी पर कब्जा कर लेता
तो यकीनन आज जिस हालात में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन भूटान में घुसने की कोशिश कर रहा है वो हालात नहीं होते, क्योंकि 1949 में चुम्बा घाटी तिब्बत का इलाका था और 1950 में चीनी फौज तिब्बत में घुस गई। तो क्या 1949 में नेहरू ने चुम्बा घाटी पर कब्जा न कर भूल की, या फिर चुम्बा घाटी पर कब्जा तब भारत को भी विस्तारवादी नीति के कटघरे में खड़ा कर सकती थी, यह नेहरू ने सोचा। हो जो भी, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1949 में हुज जैक्सन के पत्र को उस वक्त सिक्किम के राजनीतिक मामलों के अफसर दयाल ने नेहरू को पत्र भेजा, ये कहकर लिखा कि भारत की ओर से चुम्बा घाटी पर हमला एक रक्षात्मक सैन्य अभियान होगा। और संयोग देखिए, 67 बरस बाद 16 जून 2017 को चीनी सैनिक चुम्बा घाटी के दक्षिण में स्थित उसी विवादित इलाके में घुस आए जहां 67 बरस पहले भारत ने कब्जा नहीं किया। तो आज का सच यह भी है कि भारत के लिए यह तिकोना इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, और इस इलाके का ऐतिहासिक सच यह भी है कि चीन की नजर सिर्फ चुम्बा घाटी पर नहीं बल्कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर तब भी थी और शायद अब भी है। लेकिन तब और अब के हालात में खासा अंतर आ चुका है, यह भी सच है, क्योंकि एक तरफ पीएलए को युद्ध के लिए शी जिनपिंग तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना भी बिना देर किए भूटान की रक्षा के लिए डोकलाम में मौजूद है। और युद्ध की तमाम आशंकाओं के बीच तिकोने इलाके के 7 किलोमीटर के दायरे में दोनों देशों के सैनिक निहत्थे हैं। ऊंचाई पर दोनों तरफ सैनिकों की 2-2 कतारें आमने सामने खड़ी हैं, ताकि एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो जब तक हथियार इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे तब तक कूटनीतिक समाधान की उम्मीद की जा सकती है, और कह सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की यात्रा पर बहुत कुछ टिका है। यकीनन यह स्थिति नाजुक है, यकीनन यह यात्रा महत्वपूर्ण है, यकीनन दोनों देशों के बीच जो हालात डोकलाम में है उसमें आगे होगा क्या, इस पर हर कोई, पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। यह रिपोर्ट लगता है हमें बार बार इस रूप में अलग अलग तरीके से विश्लेषण भी करते रहना होगा, लेकिन लौटिए देश के भीतर। जिक्र आज देश के भीतर गंगा से करते हैं, क्योंकि आज ही मंत्री महोदया ने कहा है 2018 से शुरुआत हो जाएगी सफाई की। इसके मतलब क्या है, पहले रिपोर्ट देखिए। अब गंगा जी का हाल ये है कि हमारे कानपुर में चमड़े का कारखाना खुला है। कई दिन से उसका दुर्गंध पूरित जल गंगा जी में आ जाता है, जिसके कारण गंगा स्नान, पित्ती तर्पण और जलपान करने को जी नहीं चाहता, और रोग फैलने की भी अधिक संभावना है। पर न जाने क्यों हमारी म्यूनिसिपैलिटी कमेटी सो रही है। जी, करीब 134 बरस पहले मासिक पत्रिका ब्राह्मण के जून 1883 के अंक में दिग्गज साहित्यकार और पत्रकार प्रताप नारायण मिश्रा ने गंगा के प्रदूषण का मुद्दा इसी तरह उठाया था। और 134 बरस बीत गए और गंगा का प्रदूषण न केवल कई गुना बढ़ गया, बल्कि नदी का पानी पीने लायक तक नहीं रहा। जी, लेकिन सच से आंख मूंदनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस गंगा में हर दिन 12,000 मिलियन लीटर सीवेज समा जाता है और सिर्फ 4,000 मिलियन लीटर सीवेज की सफाई की ही क्षमता देश में है, तो फिर हर दिन 8,000 मिलियन सीवेज जब गंगा में समा ही रहा है, तो उमा भारती के आज के संसद में किए गए दावे से पहले एक बार हम आपको लिए चलते हैं 2016 में। तो क्या गंगा की सफाई सिवाय जुमले के कुछ भी नहीं? क्योंकि गंगा में हर दिन जा रहे सीवेज के पानी की सफाई के बाद भी आज जब वह हर दिन 8,000 मिलियन लीटर सीवेज समा ही रहा है, तो फिर 2016 से अब तक 453 दिन में 36,24,000 मिलियन लीटर सीवेज समा चुका है। तो फिर सफाई होगी कैसे? यह सवाल तो है ही, क्योंकि इसके अलावा एक तरफ गंगा किनारे सैकड़ों कारखाने चल रहे हैं, तो सैकड़ों शमशान घाटों से प्रदूषण भी फैल रहा है। और इन सब के बीच एनजीटी दूसरी तरफ कह डालती है कि सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित तो किए, लेकिन इस दौर में खर्च सिर्फ 7,000 करोड़ हुए, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। यानी एक तरफ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सरकार की घोषित योजनाओं को ढो रही है, और दूसरी तरफ एनजीटी गंगा सफाई को लेकर गंगा किनारे इलाके को नो डेवलपमेंट जोन से लेकर जुर्माने तक का जिक्र कर रही है। यानी उम्मीद कोई आज की नहीं है, क्योंकि बीते 32 बरस में गंगा सफाई पर 2,750 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं।
तो ऐसे में कौन क्या कह रहा है, इसे सुनने से पहले फिर लौट चलिए 134 बरस पहले, जब साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण के मई 1891 के अंक में लिखा था, नगर भर का अघोर और कहीं कहीं बबूल के साथ सड़े हुए चमड़े का पानी, अनाथों एवं पशुओं के बिन जले और अध जले सहस्त्रों मृत शरीर तुम ही में फेंके जाते हैं, और तुम अपना रूप गुण बदल डालो तो इसमें क्या दोष। 134 बरस पहले ही गंगा से आग्रह किया गया था कि आप अपना रूप गुण दोष बदल डालिए। अजीब गरीब स्थिति है। भविष्य अंधेरे में तो हमने लिख दिया। क्या यह गंगा को लेकर है? एक दूसरी रिपोर्ट को लेकर है, लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि मंत्री महोदया ने पहले वक्त ये ऐसा नहीं है जब संसद में गंगा को लेकर कहा। सुनिए क्या क्या कहा। जुलाई 2018 केंद्र में रखिएगा, जब जब गंगा में स्नान कीजिएगा याद रखिएगा। जल्द ही वो तारीख भी आएगी, लेकिन बहरहाल एक तारीख हिंदुस्तान में उन जगहों को लेकर लगातार छात्रों को अंधेरे में समाती जा रही है, जहां पर आंदोलन है, जहां पर हिंसा है, जहां पर उजाले की खोज है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। कश्मीर में 14 लाख तो दार्जिलिंग में 1 लाख। जी, कश्मीर घाटी और दार्जिलिंग के बिगड़े हुए हालातों के बीच ये आंकड़ा छात्रों का है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनके भविष्य में समाता अंधेरा ना कोई देख रहा है, ना ही कोई समझना चाहता है। ये दृश्य गोरखालैंड बनाने के नाम पर चल रहे दार्जिलिंग के गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के आंदोलन का है, और आंदोलन के पीछे छात्रों का जो दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा, उसका सच यह है कि तकरीबन 50,000 छात्रों की पढ़ाई बीते 50 दिनों से ठप पड़ी है। इसमें 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा देने वाले 4,000 छात्रों की पढ़ाई इस दौर में शुरू ही नहीं हो पा रही है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन के तहत बच्चों का एजुकेशन दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर आंदोलन हो, लेकिन बच्चों का पढ़ाई है जो स्कूल में डिस्टर्बेंस ना हो। तो दार्जिलिंग के कुल 1,743 में से 800 से ज्यादा स्कूलों के फाटक तक 15 जून के बाद से नहीं खुले हैं, लेकिन आंदोलनकारियों का मानना है आंदोलन के सामने छात्रों की पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। देखिए, अभी इफेक्ट जो दार्जिलिंग में इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में इफेक्ट तो होगा। जब कोई जन आंदोलन होगा तो बहुत सारे क्षेत्रों में इफेक्ट होगा। तो लेकिन अभी हम एजुकेशन के बात में, एजुकेशन हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन है, वहाँ पर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होगा। हमें वो सेक्रीफाइस करना ही होगा। तो ये जवाब आंदोलन के लिए नई पीढ़ी को तैयार करेगा, या फिर आने वाली पीढ़ी भविष्य में आंदोलनकारियों से सवाल करेगी उन्हें पढ़ने क्यों नहीं दिया गया। ये सवाल आने वाले वक्त में कौन सा रूप ले सकता है, ये कश्मीर की हिंसा में प्रभावित छात्रों के जरिए भी समझा जा सकता है। किताबें छोड़ हाथ में पत्थर उठाए इन छात्र छात्राओं के सामने भी अंधेरा ही है। बीते बरस 8 जुलाई को बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद से ही घाटी के बच्चों की पढ़ाई कभी सामान्य हो ही नहीं पाई। घाटी के स्कूल 6 महीने से ज्यादा वक्त तक लगातार बंद रहे। 35 स्कूल बिल्डिंगों में आग लगा दी गई, तो 11 दूसरे स्कूलों को नुकसान भी पहुंचाया गया, लेकिन पढ़ाई हर स्कूल दर स्कूल ठप ही रही। और बात सिर्फ बीते साल की भी नहीं। इस बरस अप्रैल से जून के बीच सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद करीब 6 हफ्ते तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। अप्रैल में ही सरकार ने प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी घाटी में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी 2 दिन बंद करने के आदेश दे दिए, जिसे 2 दिन और बढ़ाया गया। यानी घाटी के करीब 14 लाख बच्चों को नहीं मालूम हर बरस वो 1 क्लास ऊपर जा सकते हैं या नहीं। तो सवाल एक है, क्या शांत इलाकों में बच्चों की पढ़ाई ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, और आंदोलनकारियों से लेकर सरकार तक के लिए पढ़ाई कोई मुद्दा है ही नहीं। कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल में भी गोरखालैंड आंदोलन के कारण पिछले कुछ हफ्तों से स्कूल बंद हैं। ऐसे में उन स्कूली छात्रों का भविष्य अंधकार में है, और उन्हें अब तक ये नहीं पता है कि उन्हें परीक्षा देने को मिलेगा या नहीं। शिक्षा का अधिकार, ये शब्द दरअसल चुभता है। मसला ये नहीं बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मसला ये भी है जो फंड दिया जाता है राज्य से भी खर्च नहीं कर पाती है। लेकिन बहरहाल सिस्टम की बात है, और सिस्टम का मतलब इस देश में होता क्या है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। हम गरीब आदमी, अपना हमें ऊपर तो हम कर्जा कहाँ से दे सकते हैं। अब हम यही मेहनत मजदूरी करते हैं सबके, अब कहाँ से हम लोग 3 रुपया दिए। ये लोग फैजाबाद जिले के मोइया कपूरपुर गांव के लोग हैं,
और इनके हाथों में नोटिस है और इस नोटिस ने इनकी जिंदगी दूभर कर दी है। जी, प्रशासन ने गांव वालों को नोटिस भेजा है कि घर खाली करो और जुर्माना भरो। जुर्माना भी 100-200 का नहीं, 5-10 हजार का नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों का है। गरीब गरीब लोग जिनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिल सकती, उनके ऊपर 1 करोड़ 25 लाख 50 लाख 3 करोड़ ऐसी नोटिस आई हुई है। साहब हम यही मेहनत मजदूरी करते हैं सबके, अब कहाँ से हम लाओगे 3 रुपया दे, लाख या 3 लाख रुपया 3 पीढ़ी साहब बीता हमार। अब हम गरीब आदमी, इतना हमें ऊपर नोटिस आई तो हम कर्जा कहाँ से दे सके सर। तो चलिए अब मामला भी सुन लीजिए। यह सिस्टम का खेल है। मोइयापुर कपूर गांव में पक्के मकान है, प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ग्राम पंचायत भवन भी है, यानी हर दूसरे गांव की तरह खासी बुनियादी सुविधाएं हैं। लेकिन शायद सिस्टम नहीं है, या कहें भ्रष्टाचार की चपेट में सिस्टम कुछ ऐसा आया कि उसे सही गलत समझ में ही नहीं आया। दरअसल चकबंदी के वक्त भूमाफियाओं ने राजस्व दस्तावेजों में गांव को तालाब की भूमि के रूप में दर्ज करा दिया और तालाब की जमीन को आबादी वाली जमीन बता दी। बरसों बाद प्रशासन अचानक नींद से जागी और उन्हें मालूम पड़ा गांव वालों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर मकान बनवा लिए हैं। तो क्या था, दस्तावेज देखे और लाखों करोड़ों के जुर्माने ठोक दिए, नोटिस जारी कर दिए और हर के हाथ में यही नोटिस। अधिकारियों के मिली भगत चकबंदी में इस गांव को जो है तालाब दर्ज कर दिया गया और जो तालाब का नक्शा, जो गांव का नक्शा है उसके ऊपर पुराना, उस पर स्याही गिरा दी गई है और इस तरीके से पूरे गांव के लोगों को जो है हरासमेंट किया जा रहा है और नोटिस दी जा रही, किसी को 1 करोड़ की, किसी को 3 करोड़ की, किसी को 4 करोड़ की। यानी सिस्टम के भीतर खुद से सवाल करने वाला कोई नहीं। जिस जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र से लेकर स्कूल बन गए, जिस जमीन पर बने मकानों में सरकार ने ही बिजली भी दी और बिजली के मीटर भी लगाए, वो सब तालाब की जमीन पर कैसे हैं?